एथास को सिर पकड़े देख संबर जोर जोर से हंसने लगा। तो सुनो, तुम्हें मेरे लिए सुनहरे हिरन की कस्तूरी लानी होगी। कल तक ये कार्य पूरा होना चाहिए। अगर तुम सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर ये कैसे संभव है? मैं बहेलिया हूँ, पशु पक्षियों के बारे में सब जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस प्रजाति के दुनिया में सिर्फ एक नर और मादा ही बचे हैं। अगर एक भी उनमें से मर गया तो उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। मैं ये कार्य नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं दे दूंगा। हा 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 हा। मैं जानता था कि तुम ये कार्य किसी भी हालत में नहीं करोगे। फिर भी तुम्हें कल तक जीवित रखना मेरी मजबूरी है। कल के बाद तुम उगता हुआ सूर्य कभी नहीं देख सकोगे। कहकर संबर हंसते हुए कुएं के अंदर चला गया। उसके जाते ही एनिका झोपड़ी से बाहर आ गई। एथास का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहने लगी, मेरे पिता ने अब तुम्हें क्या काम करने के लिए कहा है? एनिका, तुम भीतर जाओ। ये काम किसी भी हालत में मैं पूरा नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ बताओ तो। ऐसा क्या कार्य है जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते हो? मैं जानना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ तो सही, क्या काम है? हर काम से पहले तुम्हें यही सोचा था। फिर भी मेरे पिता के दिए काम पूरे हुए ना? एनिका, ये तुम भी जानती हो कि वो काम तुमने किए थे। अब जो कार्य संभव मुझसे करवाना चाहता है, वो काम ना तो मैं करूंगा और ना तुमसे ही करवाने की इजाजत दूंगा। ठीक है थास, मैं तुम्हारी सहमति के बिना उस कार्य को नहीं करूंगी। पर पहले तुम मुझे वो काम तो बताओ। तो सुनो एनिका, तुम्हारे पिता सुनहरे हिरन की कस्तूरी मुझसे मांग रहे हैं। तुम शायद नहीं जानती, दुनिया के सुनहरे हिरणों की प्रजाति में एक नर और एक मादा ही बचे हैं। अगर उनमें से कोई एक भी मर गया तो उनकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। क्या मुझे अब इस जादुई मटके का राज एनिका को बता देना चाहिए? वो मुझ पर कितना भरोसा करती है और इस बात से मैं अब कोई शक नहीं कर सकता उस पर कि वो मुझे धोखा दे रही है। क्या हुआ, तुम बीच में कहाँ खो जाते हो? इस काम को पूरा करने के लिए तो मैं तुम्हें भी नहीं कहूंगी, पर मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एनिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, कहो ना। देखो ये क्या है। अपने झोले में से मटका निकाल कर एनिका को दिखाते हुए, एथास, ये तो कोई भी बता सकता है कि ये मटका है। एनिका, ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं है। ये जादुई मटका है जो हमारी 3 इच्छाओं को पूरी कर सकता है। ये हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तुम सही कह रहे हो एथास, पर संबर को तीनों काम पूरे करने के बाद ही हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे। और जहां तक इस मटके की बात है, इतने छोटे कामों के लिए हम अभी इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम्हें अभी भी यकीन है कि कोई रास्ता निकल आएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। बचपन से ही यही सुनती आई हूँ और हम ऐसे उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। एथास, मेरे पिता ने तुमसे सुनहरा हिरन क्यों लाने को कहा है? तुम जानते हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, और जानकर फायदा भी क्या होगा? फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में पता होना चाहिए तो तुम कह सकती हो, पर किसी भी हालत में इस काम को पूरा करने के लिए अपने पिता की तरफदारी मत करना। मेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें अपनी शक्तियां वापस चाहिए। तुम्हें मैंने बताया था ना कि एक दिन इस रेगिस्तान से एक साधु गुजर रहे थे और हम दोनों ने उनकी खूब सेवा की थी। मैं जानता हूँ एनिका, ये बात तुम बता चुकी हो।
कोई और बात बताओ तो मुझे सुननी हो वही कहानी दोबारा। मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुना रही हूँ, उस दिन बात अधूरी रह गई थी, आगे उसके क्या हुआ वो बता रही हूँ। साधु से संबर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांग लिया। उस साधु ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें लगे अब तुम थक जाते हो, तब समझना तुम्हारा अंत नजदीक है। तब सुनहरे हिरन की कस्तूरी खाने से तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारे पिता खुद इतने शक्तिशाली है, तो ये कार्य वो स्वयं भी पहले कर सकते थे। एथास, ये बहुत लंबी कहानी है। मेरे पिता पहले से ही कुएं में नहीं रहते थे। हमारा बहुत बड़ा महल रेगिस्तान के उस छोर पर स्थित है, पर एक श्राप के कारण अब वो इस रेगिस्तान को पार करके उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए मेरे पिता इस कुएं के अंदर रहने लग गए हैं। अब पहले जैसी शक्तियां भी वो नहीं है उनमें, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कमजोर हैं और तुम उन्हें हरा सकते हो। इसीलिए खुद को अमर करने के लिए उन्होंने तुम्हें कस्तूरी लाने के लिए कहा है, क्योंकि उनके दो काम तुम पूरे कर चुके हो। तुमसे उनकी उम्मीद बंध गई है। एनिका, तुमने कहा किसी ने उन्हें श्राप दे दिया। कौन है जो उनसे भी शक्तिशाली है? मेरे नाना। तुम्हारे नाना? पर उन्होंने अपने ही दामाद को क्यों शाप दे दिया? मेरी माँ के कारण। मेरे नाना कवाड़ा देश के राजा हैं, तुम जानते हो। मेरे पिता ने तुमसे वहां तक सड़क बनाने के लिए क्यों कहा? नहीं, मैं नहीं जानता। वो इसीलिए जब कस्तूरी खा लेंगे तब उन्हें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वो अमर हो जाएंगे। तब वो कबाड़ा पर भी आक्रमण करके उसे अपने अधीन करके मेरे नाना से बदला ले सकेंगे। अब समझे? इसीलिए रेगिस्तान के दूसरे छोर से तुम्हें सड़क बनाने के लिए क्यों कहा? एक बात अभी भी समझ नहीं आई, तुम्हारे नाना ने उन्हें श्राप क्यों दिया था? अथास, तुम ये तो जान चुके हो कवाड़ा मेरा ननिहाल है। मेरी माँ राजकुमारी स्वर्णिका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई देशों के राजकुमारों ने मेरी माँ से शादी का प्रस्ताव मेरे नाना के पास भेजा। उनमें एक मेरे पिता भी थे। मेरे नाना ने सभी राजकुमारों के प्रस्ताव को देखकर राजकुमारी स्वर्णिका के स्वयंवर का न्योता सभी इच्छुक राजकुमारों को भेज दिया। सभी राजकुमार स्वयंवर से 1 महीने पहले ही कवाड़ा पहुंच गए। सभी को एक एक दिन राजकुमारी से मिलने के लिए दिया गया, ताकि वो राजकुमारी को बता सके कि क्यों राजकुमारी को उसे चुनना चाहिए। एक एक करके सभी राजकुमार अपने देशों के वैभव को राजकुमारी को बता चुके थे। बस कोई राजकुमार बचा था, तो वो थे मेरे पिता। वो अपना रूप बदलने में माहिर थे। वे एक सुंदर राजकुमार के देश में वेश बनाकर राजकुमारी के पास उनसे मिलने गए। उनकी किस्मत अच्छी थी या बुरी मैं नहीं जानती। 12 घंटे के बाद उन्हें अपने आप पर असली रूप में आना पड़ता था। राजकुमारी स्वर्णिका के महल के बगीचे में टहलते हुए वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। राजकुमारी उन्हें अपना दिल उसी समय दे चुकी थी। राजकुमारी मेरे पिता को सारिंदा वाग बजाकर सुना रही थी। मेरी माँ इस वाग में इतनी निपुण थी, इसमें से निकलने वाले 100 प्रकार की धुनें उनको उंगलियों पर याद थी। उन्हीं धुनों को सुनाते सुनाते मेरे पिता वहीं बगीचे में सो गए और वहीं उनका असली रूप राजकुमारी के सामने आ गया। उस रूप को देखते ही राजकुमारी बेहोश हो गई थी। राजकुमारी को अचेत अवस्था में देखकर उनकी सेविकाएं उन्हें उठाकर महल के भीतर ले गई। राजवैद्य को उसी समय बुलाया गया। उन्हें राजकुमारी में किसी रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। सभी ने ये अनुमान लगाया कि पिछले कई महीनों से
प्रतिदिन राजकुमारों से मिलने की वजह से उन्हें थकावट हो गई है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इसी बीच किसी का भी ध्यान मेरे पिता की तरफ नहीं गया। ये कह सकते हैं कि वो उस दिन बाल बाल बच गए थे। जब आधी रात उनकी तंदा भंग हुई थी, तो वो खुद को वहां बगीचे में अकेला पाया। चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए वो अपने विश्राम गृह पहुंच गए। राजकुमारी की बिगड़ती हालत देख स्वयंवर की तारीख को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। सभी राजकुमार एक एक करके वापस अपने देशों को लौटने लगे। मेरे पिता तब तक भी उन्हें जान नहीं पाए थे कि उनकी उस रात उनके सोने के बाद क्या हुआ। राजकुमारी उस दिन के बाद पीली पड़ती जा रही थी। सभी से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया था। राजवैद्य भी उनकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। मेरे पिता अभी भी उनके महल में रह रहे थे। उन्हें मेरी माँ की चिंता थी। उन्हें इस हालत में छोड़कर जाने का उनका मन नहीं था। दूसरी तरफ मेरी माँ भी उन्हें भुला नहीं पा रही थी। अपनी सखियों से मेरे पिता के बारे में पल पल की जानकारी वो लेती रहती थी। आखिर उनसे ये बिछोर स्नेह नहीं हो सका और वो उनसे मिलने उनके विश्राम गृह में पहुंच गई। उन्होंने वहां जाकर मेरे पिता को सारी सच्चाई बता दी और ये भी कह दिया कि अगर उनके पिता को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया तो उनका यहाँ से जीवित बचकर जाना नामुमकिन होगा। अपने प्रति इतना प्यार और स्नेह देखकर मेरे पिता ने मेरी माँ को बता दिया कि उनकी दिन 12 घंटे वो उसी रूप में होते हैं जिसे देखकर वो बेहोश हो गई थी, और बाकी के 12 घंटे वे एक आम आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। क्या तुम मुझे इन दोनों रूपों में स्वीकार करती हो? कहकर विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। मेरी माँ जो पहले से ही उन्हें अपना दिल सौंप चुकी थी, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। उसी रात चांद सितारों को साक्षी मानते हुए दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कहकर अनिका चुप हो गई।